हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक जो कि है फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। यानी कुछ सिंपल कंपाउंड्स के हम फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। आज है लेक्चर नंबर 14 और इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं, इन केमिकल फॉर्मूलाज को बनाने के लिए जितने भी हथियार हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में पढ़ ली हैं। उसके अलावा जो वैसे और जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के पिछले, इससे पीछे वाले, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन वाइज हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज फिलहाल हम शुरू करेंगे कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाने से, पर उससे पहले तुम्हें तीन चीजें, कुछ तीन रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे इन केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए। ठीक, सबसे पहला है कि जो एटम्स की वैलेंसीज होती हैं या फिर जो आयंस के ऊपर चार्जेस होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ यार? देखो, ये जो पॉइंट्स है ना, हो सकता है कि ये पॉइंट्स जब मैं तुम्हें ऐसे ही बताऊं तो तुम्हें इनमें से कुछ चीजें शायद समझ में ना आए, पर जब हम अभी थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में केमिकल फॉर्मूलाज को बनाएंगे, कई सारे अलग अलग केमिकल फॉर्मूले को बनाएंगे, तो उस टाइम पर तुम्हें ये सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। अभी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस पॉइंट को अभी फिलहाल जितना समझ आ रहा है उतना समझ लो, नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। आगे इस वीडियो के एंड होने पर तीनों पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। पर सब्र करो थोड़ा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप पौड़ी चढ़ेंगे, एकदम से ही 100वीं पौड़ी पे छलांग नहीं मारनी है, धीरे धीरे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, जो भी कंपाउंड है उसमें एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके भी केमिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो उनमें से उसका केमिकल फॉर्मूला बनाते वक्त या लिखते वक्त जो मेटल है उसका नेम या सिंबल पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे कहता हूं कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है, कैल्शियम से और ऑक्सीजन से। ठीक है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से मिलकर ये कैल्शियम ऑक्साइड बना है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। तो फॉर्मूला लिखते हुए देखो, जो कैल्शियम का सिंबल है वो पहले आया, ऑक्सीजन का सिंबल बाद में आया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो वही तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं मैं कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, मेटल का नाम या सिंबल पहले आता है और फिर नॉन मेटल आता है। जैसे यहां पे सोडियम क्लोराइड का NaCl लिखा हुआ है, इसमें से सोडियम का Na पहले आया, क्लोराइड या क्लोरीन का Cl बाद में आया। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला, इसमें आयरन का Fe पहले आया, सल्फर का S बाद में आया। क्यों? क्योंकि ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूं कॉपर ऑक्साइड, Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है जो कि कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो O ऑक्सीजन का सिंबल है यहां पर। कॉपर पहले क्यों है, ऑक्सीजन बाद में क्यों? क्योंकि कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इतना क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट है उसकी लाइन पढ़ने से पहले मैं एग्जांपल करवाता हूं, फिर एग्जांपल के बाद ये वाली लाइन पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल के तौर पर अब ना मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं, इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। अब तुम कहोगे सर आप ये फॉर्मूला लिख कैसे रहे हो? अरे बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तुम्हें अभी ये फॉर्मूलाज लिखने मैंने नहीं सिखाए हैं, अभी मैं सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ इन पॉइंट्स को समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, अभी समझाऊंगा, अभी नहीं समझाए हैं, टेंशन मत लो। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला MgOH2 होता है, पर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला NaOH होता है। ऐसा क्यों है?
यहां ब्रैकेट डाल के 2 क्यों और यहां क्यों नहीं कुछ भी? देखो OH पहले तो क्या है, अगर तुमने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो तुम्हें पता होगा OH कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स का आयन है, जिसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। और अगर हमारे पास किसी भी एक केमिकल फॉर्मूला को लिखते हुए उसमें एक पॉली एटॉमिक आयन आता है, तो वो जितने भी नंबर ऑफ आयन्स होंगे उसमें, उस पॉली एटॉमिक आयन के, उसे हम ब्रैकेट डाल के उसके सबस्क्रिप्ट या उसके पैरों में लिखेंगे। जैसे यहां पे OH एक पॉली एटॉमिक आयन है और 2 हैं, इसीलिए इसको पूरे के ब्रैकेट डाल के बाहर 2 लिखा है। पर वहीं अगर ये एक पॉली एटॉमिक आयन सिर्फ एक हो, सिर्फ एक, तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तब तो पता ही है यार एक है, NaOH के बाद ब्रैकेट डाल के 1 लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है ना, तो तब ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं होती है। अब तुम ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर ऐसा कब पता चलेगा कि यहां पे कब 2 आना है और कब नहीं आना, कब पॉली एटॉमिक आयन 2 है और कब नहीं है? अरे वही तो कह रहा हूं, सब्र करना मेरे भाई, अभी तुझे बताऊंगा ना, लिखवाऊंगा ना, सिखाऊंगा ना कि कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला, उसमें पता चलेगा। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है तुम्हें पॉइंट्स समझाने के लिए। अब थर्ड पॉइंट को पढ़ो, एग्जाम्पल समझ लिया। अब देखो, जिन भी कंपाउंड्स में पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, उनके नंबर ऑफ आयंस को ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है। उसमें जितने भी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें होते हैं, उन्हें ब्रैकेट्स के जरिए दिखाया जाता है। ब्रैकेट्स के बाद सबस्क्रिप्ट यानी उसके पैरों में उस नंबर को डालकर जितने भी वो आयंस वहां पर हैं। तो ये 3 पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब हम केमिकल फॉर्मूलाज को बनाने वाले हैं अलग अलग, वो भी डिटेल में डिस्कस करते हुए। अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये फॉर्मूलाज बन रहे थे। बाकी इतना जो हमने कर लिया, इतने में से तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तुमसे ये तीनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि बताओ ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करके तुम केमिकल फॉर्मूले बनाओगे। तो ये तीनों तुम्हें एग्जाम में लिख के आने होंगे, और जब तुम लिखोगे तो तुम्हें मिलेंगे पूरे पूरे नंबर। आ सकता है। और ये सेकंड पॉइंट जो है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ अगर एक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल है तो केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए हम पहले किसे लिखेंगे, या लेफ्ट साइड पे किसे लिखेंगे, मेटल को, बाद में किसे लिखेंगे, राइट साइड पे किसे लिखेंगे, नॉन मेटल को। सीधी सी बात है। इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूलाज लिखना जो भी है सिखाता हूं। चलो, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब हम फाइनली कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले को निकालना शुरू करने वाले हैं। अब तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि फॉर्मूले का मतलब होता है एक से ज्यादा फॉर्मूले। अगर मैं यहां पर ई ना लगाऊं और कल्ला फॉर्मूला लिख दूं, इसका मतलब किसी एक कंपाउंड का फॉर्मूला। फॉर्मूले मतलब बहुत सारे फॉर्मूले। तो अब हम कई सारे सिंपल कंपाउंड्स के कई सारे फॉर्मूले यहां पर देखने वाले हैं कि कैसे बनते हैं। उससे पहले तुम्हारे एग्जाम में ना कभी कभार ये क्वेश्चन आता है इस चीज के ऊपर, तो ये लाइन भी देख लो कि जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, इसका मतलब बाइनरी कंपाउंड्स ही होता है बेसिकली। बाइनरी कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके बने हो। सीधी सी बात है। सिंपल कंपाउंड्स बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स ही होते हैं तुम्हारी क्लास 9th के हिसाब से, अगर मैं बोलूं, जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके बने हो। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब यही होता है। उसके बाद पेज नंबर 32 पर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के एक टेबल 3.6 बना हुआ है। उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ आयंस के नाम और उनकी वैलेंसीज वगैरह गिवन है। एक बार पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूलाज नहीं बना पाओगे। अब मैंने तुम्हें कहा था पिछले लेक्चर में, तुम्हें जब मैंने सामान दिया था, किस चीज का सामान, केमिकल फॉर्मूलाज बनाने का सामान, उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसके कुछ एलिमेंट्स के, एटम्स के सिंबल और उनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। ठीक है, कहा था ना। तो चलो पहले हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बना के देखते हैं क्या बनता है। इसमें 2, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें 2 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, 2 एटम्स यूज हो रहे हैं। एक तो हो रहा है हाइड्रोजन का, दूसरा हो रहा है क्लोरीन का। तो ये हो गए यहां पर इसके सिंबल्स, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl। दूसरा, अब इनकी वैलेंसीज क्या क्या है वो यहां पर मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। अब तुम क्या करोगे,
अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन इंटू 1 कितना हो गया, हाइड्रोजन। क्लोरीन इंटू 1 कितना हो गया, क्लोरीन। तो ये HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बन गया। बस, जिस भी चीज का केमिकल फॉर्मूला बनाना है उसके नाम से पहले तो देखो कि किन दो एलिमेंट्स से मिलके वो बन रहा है, किन दो एटम्स से मिलके वो बन रहा है। फिर उनके सिंबल्स को लिखो, उनकी वैलेंसीज को लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर ले आओ। अब हम कुछ और केमिकल फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं, काफी सारे केमिकल फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो की एंड तक कि केमिकल फॉर्मूलाज लिखते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज को अब हम लिखेंगे। ठीक है, इतना नोट करो। अब हम आगे और फॉर्मूलाज देखेंगे। एक हम देखते हैं अभी हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये फॉर्मूले में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो अलग अलग जो एटम्स यूज हो रहे हैं, एक तो है हाइड्रोजन का और दूसरा है सल्फर का। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फर का, तो ये रहे उसके सिंबल्स। अब मैं लिखूंगा इनकी वैलेंसीज। ठीक है, वैलेंसीज क्या है, हाइड्रोजन की होती है 1, सल्फर की होती है 2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में यानी पैरो में क्या चला गया, 2 चला गया, और सल्फर के सबस्क्रिप्ट में 1 चला गया। अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, H2S हो गया फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का। आगे बढ़े, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें ना तुम इस कार्बन वर्ड को देखो और क्लोराइड वर्ड को देखो, इससे क्या पता चल रहा है, कार्बन और क्लोरीन से मिलके बन रहा है। तो एक लिखा कार्बन, एक लिखा क्लोरीन। कार्बन का जो वो वैलेंसी होती है दैट इज 4, और Cl यानी क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, कार्बन के सबस्क्रिप्ट में 1 गया, अब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में 4 गया, तो CCl4 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, और यहां पे क्लोरीन के साथ में ये 4 आ गया, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका फॉर्मूला यहां पर बन गया। अगर यहां पे टेट्रा तुम ना भी देखो तो भी इसकी वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला तो यही बनना है, जिसमें 4 क्लोरीन एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे कार्बन के साथ, तो CCl4। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे, हम यहां पे रुकेंगे नहीं, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है सारे करेंगे। ठीक है, नोट करो इतना। अब हम आगे और 3 चीजों के फॉर्मूला लिखते हैं, 3 कंपाउंड के फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूले। इसके बाद और भी लिखेंगे। वैसे तो मैग्नीशियम क्लोराइड किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम Mg और क्लोराइड का Cl मतलब क्लोरीन। मैग्नीशियम इस बार ना यहां पर वैलेंसी जो है ये आयंस की फॉर्म में होने वाली है, तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन का होता है 1 नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हट जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, प्लस माइनस खत्म हो जाते हैं और फिर नहीं दिखाई देते। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे 1 इसके साथ में हुआ, 2 इसके साथ में हुआ, Mg के सबस्क्रिप्ट में 1 आया तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। Cl के सबस्क्रिप्ट में 2 गया तो MgCl2 आ गया। ये रहा इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। और ये प्लस और माइनस साइन यहां पे कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस साइन आपस में एक दूसरे को खत्म कर देगा, बैलेंस कर देगा, नलीफाई कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और यही था हमारा रूल्स का पहला पॉइंट जो तुम्हें उस टाइम पे शायद समझ नहीं आया था। बैलेंस कर देगा एक दूसरे को, तो ये प्लस माइनस साइन नहीं दिखेंगे, MgCl2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाम से देखो किस चीजों से मिलकर बना है नाम से देखो किन चीजों से मिलकर बना है। मैं जल्दी जल्दी बोल गया थोड़ा गलती से। एल्यूमिनियम यानी Al, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से। एल्यूमिनियम का आयन होता है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में क्या आया 2, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में क्या आया 3, तो Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का
जो इसके जो आयन की वैलेंसी होती है दैट इज 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव। अब देखो, अगर मेरे पास दोनों की वैलेंसी, दोनों के जो आयंस हैं वो सेम सेम हो, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने से यहां पर तुम समझोगे कि Ca2O2 बनेगा। नहीं रे, ये नहीं बनेगा, Ca2O2 नहीं बनेगा। ये दोनों ना आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अगेन बैलेंस होने के लिए ये Ca2O2 नहीं CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। सेम होंगे ना तो फिर उसके बाद नहीं दिखेंगे, CaO, बस CaO। ठीक, ये 3 फॉर्मूलाज हमने और किए, अभी हम और करेंगे। इतना नोट करना चाहो तो करो, अभी तो और करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और 4 और केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। पहला है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट नाम से पता चल रहा है, एक तो सोडियम और दूसरा नाइट्रेट आयन NO3। सोडियम होता है 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट होता है 1 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के ही सबस्क्रिप्ट में 1 1 जा रहा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कंबाइन कर देंगे NaNO3, ये रहा इसका सिंबल। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मतलब पॉलीएटॉमिक आयन OH वाला, याद है। और मैंने तुम्हें इसको करने के लिए रूल्स बताए थे। रूल्स में तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन आया तो उस टाइम पर उसके नंबर ऑफ आयंस को दिखाने के लिए उसके आसपास ब्रैकेट डालना पड़ेगा और ब्रैकेट के पैरों में यानी सबस्क्रिप्ट में उसके नंबर ऑफ आयंस लिखने पड़ेंगे, याद है ना। हाँ, कैल्शियम इसमें यूज हो रहा है और हाइड्रोक्साइड वाला आयन। कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है 1 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम के सबस्क्रिप्ट में आया यानी पैरों में आया 1 और OH के सबस्क्रिप्ट में आया 2, और ये 2 हम OH के आसपास ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। ये CaOH2 हमारे पास आया इसका आंसर। ठीक है, क्यों लगाया, रूल था हमारा, मैंने स्टार्ट में ही बताया था, 3rd पॉइंट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का, इसमें क्या यूज हो रहा है, एक तो सोडियम का Na, कार्बोनेट आयन का CO3। ये कैसे पता सर, टेबल 3.6 देख ले अपनी बुक का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कार्बोनेट आयन CO3, सोडियम होता है 1 पॉजिटिव, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई, Na यानी सोडियम की सबस्क्रिप्ट में आया 2, CO3 की सबस्क्रिप्ट में आया 1। अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो ये आया Na सबस्क्रिप्ट में 2, CO3 एज इट इज, Na2CO3 आ गया इसका केमिकल फॉर्मूला। फिर लास्ट एमोनियम सल्फेट, आखिरी है। इसके बाद अगर तुम और प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में बहुत सारे दिए हैं, बाकी मैंने इनफ करवा ही दिया है। एमोनियम सल्फेट, एमोनियम यानी कि NH4 एमोनियम का सिंबल होता है। सल्फेट, सल्फेट आयन का सिंबल SO2। NH4 ये होगा मेरे ख्याल से 1 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, NH4 के सबस्क्रिप्ट में आया 2 यानी NH4 होल 2 और SO4 के सबस्क्रिप्ट में 1। अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, NH4 होल 2 SO4। यह रहा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, चेक कर लें एक बार, ये ठीक लिखा है मैंने, NH4 होल 2 SO4 बिल्कुल सही है। देख लो, चारों के हो गए, नोट कर लो। यहां पर तुम्हारा ये जो केमिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक था, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स वाला, ये खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैंने तुम्हें बता दिया है, सिखा दिया है, करके दिखा दिया है कि कैसे तुम अलग अलग कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज को लिख सकते हो। सिर्फ सिंबल और वैलेंसी याद करने की देरी है, फिर तो ये निकालना बच्चों का खेल है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने इस चैनल के बारे में कुछ बातें बता देता हूं अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो। बाकी टॉपिक तो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, कर लो नोट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है, पर अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले इसी चैप्टर के इस टॉपिक से पहले वाले तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए गए जितने भी टॉपिक हैं वो सब पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 14 था। इससे पहले इस चैप्टर के 13 लेक्चर और आ चुके हैं जिसमें अलग अलग 13 टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है।
उसके अलावा अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, या फिर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करना है, तो इसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं, सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है। इसी एवीएम स्टडी हब के चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तुम सबको इसकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में उस हर एक चैप्टर के हर एक लेक्चर को लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है। तो तुम्हें किसी भी लेक्चर को, किसी भी टॉपिक को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सब कुछ बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस हो रखा है। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि है मॉलिक्यूलर मास, इसी चैप्टर का। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।